नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 25 जून साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ईरान ने एक ऐसी खतरनाक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था अमेरिकन फाइटर जेट को गिराने के लिए कि जब इस टेक्नोलॉजी के बारे में अब जानकारी निकल के सामने आई है तो अमेरिका और इजराइल बहुत बुरी तरीके से सदमे में चले गए हैं, चूंकि ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में ना तो अमेरिका के पास कोई जानकारी है और ना ही इजराइल के पास कोई जानकारी है। और ऐसे हाल में अमेरिका और इजराइल बहुत बुरी तरीके से परेशान है। और क्या है वो टेक्नोलॉजी, इस वीडियो में हम आपको डिटेल बताएंगे दोस्तों। और साथ इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि अब डोनाल्ड ट्रंप अपने ही लोगों पे बहुत बुरी तरीके से भड़का हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि ईरान के सामने अमेरिका काफी मजबूत होकर खड़ा था, लेकिन सीनेट ने पूरा मामला खराब कर दिया है। अब ऐसा क्यों कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और साथ इस समय जो मार्को रूबियो है वो तमाम मुस्लिम देशों के पास जाके मदद की गुहार लगा रहा है। कभी वो यूएई जा रहा, कभी वो कतर जा रहा, कभी कहीं और जा रहा। और ये क्यों जा रहा है, इसके पीछे जब आप पूरी कहानी जानेंगे तो जानने के बाद दोस्तों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और साथ ही इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका को साफ तौर पे चैलेंज दे दिया है। अब ये चैलेंज ईरान की फील्ड से जुड़ा हुआ है, ये चैलेंज लेबनान की फील्ड से जुड़ा हुआ है। और क्या कुछ कहा है इजराइल कर्ज ने, इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे। और साथ ही मोदी साहब को खामनेई की जो अंतिम यात्रा है उसको लेके एक न्योता मिला है। अब मोदी साहब इसमें जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, क्या कुछ होगा, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जितनी खबरें मैं आपको बताऊंगा तमाम खबरें बहुत ज्यादा अहम होने वाली हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इस वजह से वीडियो को तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और ईरान की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर आप ईरान के हक में दुआ करते हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर यह है कि आपको याद होगा जब जंग चल रही थी तब अमेरिका के 2 पायलट ईरान की टेरिटरी में गिरते हैं। और जैसे ये दोनों पायलट गिरते हैं, फौरन ईरान ने, IRGC ने यह आदेश दिया था कि जो भी शख्स इन पायलटों को पकड़ के लाएगा हम उसको एक अच्छा खासा इनाम देंगे। आपको ये खबर मैंने बहुत डिटेल में बताई थी जंग के दौरान, और कैसे क्या कुछ हुआ था इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताया था। लेकिन बड़ा सवाल ये निकल के सामने आया है कि भाई साहब, जिस प्लेन को गिराया गया ईरान द्वारा, वो प्लेन गिराया कैसे गया। भाई साहब, खबर हमें मिल गई कि ईरान ने उस प्लेन को गिरा दिया, लेकिन गिराया कैसे, चूंकि वो अमेरिका का खतरनाक प्लेन था, F-15E था, तो उसको गिराना इतना आसान नहीं था। अब इसको लेके दोस्तों जानकारी निकल के सामने आई है कि ईरान ने जेलीफिश ड्रोन बनाया था। जेलीफिश, जिसके बारे में आपको अगर ना पता हो तो मैं आपको बता दूं कि जेलीफिश कभी अकेले नहीं चलती है। जेलीफिश सैकड़ों हजारों की तादाद में चलती है और जहां पर वो जाती है उस पूरे इलाके में जेलीफिश का कब्जा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेलीफिश ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब उसके आर पार देखा जा सकता है। तो पानी में जेलीफिश को देखना भी नामुमकिन होता है। साथ ही जेलीफिश का जहर पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। ऐसे हाल में अगर जेलीफिश का डंक किसी को लग जाए तो जेलीफिश का जो डंक है उससे बचना भी लगभग नामुमकिन हो जाता। तो ऐसे हाल में जेलीफिश का ये समूह सीधा साधा, साफ तौर पे अगर आपको बताऊं तो सीधे सीधे ये एक मौत का मंजर लेके चलता है। और जिसने भी जेलीफिश को छेड़ने की कोशिश की वो मारा गया। और ईरान ने जेलीफिश की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ड्रोन्स छोड़े थे जो जेलीफिश की तरीके से अचानक से F-15E पे बरसने लगे। और F-15E का पायलट कुछ समझ नहीं पाया, जब तक वो कोई एक्शन ले पाता, वहां से भाग पाता, तब तक जेलीफिश जैसा ड्रोन आके उस जहाज से टकराता है। और जैसे ही टकराता है उसके बाद क्या कुछ हुआ आपको पता है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी ईरान ने दिखाई पूरी दुनिया को कि अमेरिका में भी दोस्तों अब चर्चा का विषय है, इजराइल में भी चर्चा का विषय है। और पूरी दुनिया इस टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चाहती है कि आखिर जेलीफिश के तरीके से कैसे उस इंटेंस सिचुएशन, देखिए ड्रोन बहुत सारे लोग एक साथ उड़ाते हैं, शो करते हैं, चाइना में ड्रोन शो होता ही है, दुबई में भी होता है। लेकिन जहां जंग और कोई जहाज सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता हुआ जा रहा है, उसके ऊपर जेलीफिश जैसे ड्रोन को गिराना एक गजब की टेक्नोलॉजी और गजब का कमांड है। और यही पूरी दुनिया आज ईरान से सीखने की कोशिश कर रही है। और ऐसे हाल में अमेरिका और इजराइल बुरी तरीके से परेशान है। खैर, इसी दौरान दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपना असली दुखड़ा भी रोया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यार, ईरान हमारी सारी बातों को मानने पर तैयार था, ईरान हमारी सारी बातें सुनने को तैयार था। लेकिन इसी दौरान जो सीनेट है, जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि सीनेट में बाकायदा वोटिंग हुई और इस वोटिंग में यह डिसाइड किया गया कि अब अगर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ कोई भी सैन्य कार्रवाई करनी है तो सबसे पहले कांग्रेस के सामने उसका बिल लाना होगा। कांग्रेस अगर उस चीज को अप्रूव करती है तब तो डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। यानी डोनाल्ड ट्रंप की ताकत बिल्कुल खत्म कर दी गई है। और ऐसे हाल में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यार, ईरान तो हमारी सारी बातें मानने को तैयार था,
लेकिन सीनेट ने बीच में आके खेला खराब कर दिया और यही वजह है कि अब ईरान हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से इस बात को एडमिट कर लिया है कि भाई साहब कोई भी बात ईरान हमारी नहीं सुन रहा है। इधर आईएईए को लेके भी एक खबर आई है। आईएईए एक ऐसा संगठन है जिसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा पुरानी वीडियो भी 1-2 दिन की आप देख लें, आपको डिटेल में मैंने बताया है। आईएईए की कहानी यह है कि बार बार ईरान इसको मौका देता है, बार बार ईरान आता है आईएईए और ईरान की सीक्रेट जानकारियां रिवील कर देता है। अब ऐसे हाल में एक बार फिर से आईएईए ने कंफर्म किया है कि हम ईरान आने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, ईरान ने मना तो किया है, लेकिन शुरू में भी मैंने कहा था, एक बार फिर से आपके सामने ये बात कर रहा हूं कि अगर आईएईए को ईरान ने अपने यहां आने की अनुमति, अपने यहां आने की परमिशन दी तो ये ईरान की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती होगी। चूंकि एक बार सांप पे भरोसा किया जा सकता है, लेकिन ऐसा संगठन जिसका मालिक अमेरिकन हो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। खैर, इसी दौरान दोस्तों इजराइल कर्ज, जो कि इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर है, उसने भी एक ऐसी बात बोली है जिसके बाद अब ये कंफर्म है कि डील और नेगोशिएशन हो नहीं पाएगा। दरअसल इजराइल कर्ज ने साफ तौर पे कहा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप मेरे पांव भी पकड़ ले, अगर डोनाल्ड ट्रंप सीधा के मेरे पैरों में लेट भी जाए, तब भी हम इजरायली सेना को लेबनान के अंदर से बाहर नहीं निकालेंगे। लगभग इनका कहना है कि हमने 20,000 या 2 लाख, जो भी उन्होंने बोला हो, इतनी तादाद में हमारी सेना लेबनान के अंदर ऑपरेटिव कंडीशन में है और उसको हम बाहर नहीं निकालने वाले, चाहे अमेरिका हमसे नाराज हो जाए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हमसे नाराज हो जाए। अच्छा, इजराइल कर्ज ने क्यों बोला ये बात? आपको अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया ना कि डोनाल्ड ट्रंप की ताकत बिल्कुल खत्म कर दी गई है। तो ऐसे हाल में अब इजराइल को ये बात पता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे किसी काम का है नहीं, तो अब डोनाल्ड ट्रंप को भी इजराइल ने ठेंगा दिखा दिया। इधर खबर ये निकल के सामने आई है और इसको बाकायदा इजराइल वार रूम ने ही अपने वीडियो के माध्यम से साझा करते हुए बताया है कि गाजा के ऊपर भी अलग अलग जगहों पे ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक करने का काम इजराइल ने किया। तो ना तो इजराइल का जो एजेंडा है वो लेबनान में पीछे हटने का है, ना ही इजराइल का जो एजेंडा है वो गाजा में पीछे हटने का है। ये टोटल उस जमीन को, उस रेजिम को कब्जा करना चाहते हैं। और इसी को लेके दोस्तों अगली खबर आपकी स्क्रीन पे है कि ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियन ने बाकायदा तमाम मुस्लिम देश को इनवाइट किया है। इवन मुस्लिम शब्द कहना गलत होगा, तमाम देशों को इनवाइट किया और कहा है कि आप लोग हमारे साथ आएं, हम नाटो जैसा अपना एक स्ट्रक्चर बनाएंगे और अगर कभी हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश अमेरिका इजराइल करते हैं, चाहे मुझ पे करें चाहे किसी और पे करें, हम सब मिल के उसका जवाब देंगे। और इसका रिजल्ट ये होगा कि मिडिल ईस्ट के अंदर ये अमेरिकन जो इंटरफेयर करते हैं वो इंटरफेरेंस बंद हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि भाई ईरान ने अगर ये बात बोली है तो पूरी दुनिया को, वो चाहे तुर्की हो, चाहे सऊदी हो, चाहे कतर हो, चाहे बहरीन हो, चाहे ओमान हो, चाहे तजाकिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, इन तमाम देशों को ईरान के साथ आना चाहिए। भाई आपस में साथ मिलके रहते हैं, आपस का जो मसला होगा उसको बाद में देखेंगे। लेकिन अब सुनिए, सच्चाई आपको बताता हूं, पैरों तले जमीन खिसक जाएगी आपके कि एक तरफ ईरान ने यह कहा कि भाई साहब आप आइए, हम सब मुस्लिम नाटो बनाते हैं, एक तरह से अलग नाटो बनाते हैं। वहीं तुर्की क्या कर रहा? तुर्की ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेशकश की और कहा कि नाटो की इस बार की जो समिट होगी, मतलब जो ओरिजिनल वाला नाटो है उसकी जो समिट होगी, तुर्की ने कहा कि उसको हम अपने यहां होस्ट करेंगे। कौन कहे कि तुर्की जाए ईरान के साइड? तुर्की खुद डोनाल्ड ट्रंप की साइड झुका पड़ा है। और ये केवल तुर्की की सच्चाई नहीं है, यूएई की सच्चाई यही है, सऊदी अरब की सच्चाई यही है, पाकिस्तान की सच्चाई यही है, अलग अलग जितने भी देश हैं सबकी सच्चाई यही है कि अमेरिका के डॉलर की खनक के आगे सब मुजरा कर रहे हैं। और यही ईरान का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि आज उसके साथ कोई खड़ा ही नहीं है। ईरान ने सबको बचाया, सबकी मदद की, लेकिन नोबडी वांट्स टू स्टैंड विद ईरान। कोई भी ईरान के साथ स्टैंड नहीं लेना चाहता। एंड दिस इज द ब्रिटल ट्रुथ। ये बहुत कड़वी सच्चाई है कि कोई भी ईरान के साथ खड़ा नहीं होना चाहता। क्यों? क्योंकि अमेरिका से डॉलर मिलना बंद हो जाएगा। खैर, इसी दौरान दोस्तों एक और अपडेट निकल के सामने आई है और ये अमेरिका के मुंह पे जोरदार तमाचा है। अमेरिका का तेल एक टाइम पे $100 प्रति बैरल तक पहुंचा था, मतलब $100 पहुंच गया था। लेकिन जैसे ही स्टेट ऑफ हार्मोज को ईरान ने खोला और इसके अलावा जो ईरान पे सेंक्शंस लगे थे, जो पाबंदियां लगी थी, जैसे ही वो पाबंदियां हटी, ईरान ने पूरे मार्केट में इतना तेल उतार दिया है दोस्तों, इतना तेल उतार दिया है कि आज अमेरिकन ऑयल की वैल्यू $70 प्रति बैरल हो गई। यानी लगभग $30 की कटौती हुई है अमेरिका के रेवेन्यू में। और हम सभी जानते हैं कि जो देश तेल बेचता है उसका मेन सोर्स तेल ही होता है। आप सोचिए कि किसी काम के आपको ₹100 मिल रहे हो और अचानक से ₹30 घट जाए, ₹70 मिलने लगे, तो फिर क्या आलम होगा आपका। सेम दर्द इस समय अमेरिका झेल रहा है और यह दर्द देने वाला कोई और नहीं है।
ये दर्द देने वाला अगर कोई है तो ईरान है। मतलब ईरान ने इतने अंदर तक चोट की है कि आज जो मार्को रूबियो है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, वो भाई साहब कभी यूएई जा रहा है, यूएई पहुंचा था, उसके बाद कल रात को, और वहां के हिसाब से दिन ही था, यूएई से ये भाई साहब निकल गए कुवैत के लिए, क्योंकि इनको सबको अब जोड़ के रखना है। चूंकि अब इनको एक बात बड़े अच्छे से पता है कि अगर हम सबको जोड़ के नहीं रखेंगे तो आने वाले टाइम में ये जो मुस्लिम देश हैं शायद टूट जाएं। चूंकि ईरान ने दो काम किया। पहला, एक तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और दूसरा इनको अपनी ताकत भी दिखा दी कि बेटा अगर हमारे साथ तुम नहीं आए और इन केस तुम हमारे खिलाफ गए तो ऐसा नहीं है कि तुम बहुत सेफ रहोगे और हम बहुत बेचारे असहाय जैसे बैठे रहेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे भी ईरान ने यही तंज कसा। ईरान से जब ये पेशकश की गई और कहा गया कि यार बैलिस्टिक मिसाइल भी छोड़ दें, इजराइल एकदम शांत हो जाएगा, तब ईरान की तरफ से ये बयान दिया गया और कहा गया कि अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल ना बनाए होते तो हमारा भी हश्र गाजा जैसा कर देता इजराइल। वो तो हम ताकतवर हैं तब इजराइल और अमेरिका अपनी औकात में, अदरवाइज ये औकात में रहने वाले लोग नहीं हैं। तो ईरान ने अपनी ताकत भी दिखाई, आए दिन नए नए ताकत के नमूने भी दिखाता है। कभी खुर्रमशहर 5, आज देखिए जेलीफिश, मतलब अलग अलग चीज। जंग के दौरान डांसिंग मिसाइल ऐसे ऐसे लहरा के जा रही है, मैंने उसका एक फनी नाम भी रखा था कि भाई स्पर्म मिसाइल है। वो तमाम चीजें आपने देखी हैं। तो ईरान लोगों को समझा भी रहा कि यार हमारे साथ रहो, हम बराबरी का दर्जा देंगे, हम गुलाम नहीं बनाएंगे अमेरिका की तरह, और अगर तुम उस खेमे में जाते हो तो अंजाम क्या होगा ये भी तुम देख चुके हो। तो अब मुस्लिम देश थोड़ा सा खिसक भी सकते हैं, और यही वजह है कि मार्को रूबियो दौड़ दौड़ के हर जगह पे मेंटेन कर रहा है कि यार कोई जाना मत, हम अभी है ताकतवर। अब कितने ताकतवर हैं ये तो सीनेट ने ही डिसाइड कर दिया कि भाई अब तुम कुछ कर ही नहीं सकते जब तक कांग्रेस नहीं चाहेगी। अच्छा, कांग्रेस चाहेगी ही नहीं, वजह यह है कि कांग्रेस को पता है कि भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे अमेरिका का बेड़ा गर्क करके रखा है, और अमेरिकन के टैक्स पेयर जो हैं उनका जो पैसा है उसका बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करता है कहां पे, इजराइल की हिफाजत में। तो भाई आप चाहोगे कि आपके जेब का जो पैसा है वो किसी दूसरे देश की हिफाजत में लगे? ऑब्वियस सी बात है नहीं। तो इस वजह से कांग्रेस भी नाराज है, और अब डोनाल्ड ट्रंप की ताकत दोस्तों एकदम समेट के रख दी गई है, और इससे इजराइल बहुत बुरी तरीके से परेशान है। खैर, इसी दौरान दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट अब निकल के सामने आ रही है कि पाकिस्तान के डेलीगेशन जब बातचीत में नेगोशिएशन करवाने के लिए स्विट्जरलैंड गए थे, उसमें आसिम मुनीर भी थे, साथ ही और भी लोग थे, तो इन तमाम लोगों को खत्म करने का प्लान बनाया गया था। रिपोर्ट आपके सामने है, आज तक की रिपोर्ट है, और आज तक की रिपोर्ट में ज्यादा तवज्जो नहीं देता, आपको भी पता है क्यों नहीं देता, लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी ये खबर चली है। कुछ इजराइल और अलग अलग देशों के इंडिपेंडेंट न्यूज एजेंसियों ने इस चीज को कोट किया है कि जो मोसाद है उसने प्लान बनाया था कि आसिम मुनीर और पाकिस्तान के जो लोग हैं ये बड़ा उड़ रहे हैं, तो एक बार इनको थोड़ा सा ठंडा किया जाए, और इनको कत्ल करने का प्लान बनाया गया था। हालांकि वो प्लान सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि ईरान ने बीच में ही वॉकआउट कर दिया था। इस वजह से जो बातचीत लंबा चलने वाली थी वो बातचीत थोड़ा कम हो गई, और ऐसे हाल में प्लान हो गया फेल। और अगर सब कुछ स्मूथली चलता, ईरान वॉकआउट न करता, तो शायद मोसाद अपने एजेंडे में कामयाब हो जाता और पाकिस्तान को एक तगड़ा नुकसान इजराइल दे जाता। खैर, इसी दौरान दोस्तों एक और बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि जो शहीद है हमारे आयतुल्लाह खामनेई साहब, उनकी शहादत के बाद अब उनका जनाजा निकलना है, उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा, और ऐसे हाल में पूरी दुनिया के टॉप के जो लोग हैं वो जाएंगे। करोड़ों की भीड़ वहाँ पे इकट्ठा होनी आपको पता है, और ऐसे हाल में भारत के प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री साहब हैं, मोदी साहब, उनको न्योता मिला है। अब अगर मोदी साहब चाहें तो एक काम बड़ा अच्छा कर सकते हैं कि कम से कम उनके जनाजे में एक बार चले जाएं। अच्छा, जब वो उनके जनाजे में जाएंगे तो ईरान के मन में जो हमको लेके थोड़ी सी खटास है कि यार भारत के लोगों ने तुम्हारी इतनी मदद की, लेकिन भारत की सरकार ने खामनेई साहब की शहादत को क्रिटिसाइज़ भी नहीं किया। मीनाब पे जो हमला हुआ मोदी साहब ने उसको लेके कोई ट्वीट भी नहीं किया। लेकिन अगर मोदी साहब वहाँ पर चले जाते हैं तो गम एक ऐसा मौका होता है जहाँ पर आदमी पुरानी रंजिशें भूल जाता है, पुराने गम भूल जाता है, अगर आप किसी के दुख में खड़े हैं तो। लेकिन अगर मोदी साहब नहीं जाते तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि ईरान यही मानेगा कि मोदी आज भी अमेरिका के ही साइड है, मोदी आज भी अमेरिका की साइड है। और ऐसे हाल में बड़ा सवाल तब निकल के सामने आएगा कि यार अमेरिका ने हमको इतना डैमेज किया, कभी हमारे लोगों को पकड़ के जहाज़ों में ठूस ठूस के भारत की ज़मीन पे पटका गया। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे और ऐसे ऐसे काम हुए, जैसे हमारे जहाज़ों पे हमला हुआ, हमारे 3 लोग मारे गए। इसके अलावा सेंसन्स, ट्रैफिक, टैरिफ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे पाबंदी, खुद का 0% टैरिफ देना, ये तमाम काम अमेरिका ने भारत के साथ किया। और इसके बावजूद भी अगर मोदी साहब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुनते हैं तो फिर नाराजगी जाहिर है, और इस बात को आप हल्के में मत लीजिएगा। खैर, इधर दोस्तों ये तमाम चीज चल रही है। इधर अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मोहम्मद भाई, मोहम्मद सर, अपने किसान भाई आ रहे,
उनके लिए भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देश के अन्नदाता है, आज उनका ख्याल हम रखेंगे। ठीक है, तो सारे वॉलंटियर से अपील है, जितने भी किसान आएंगे उन्हें चाय चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, अपने अपने तरफ से हेल्प कर दीजिए। इन लोगों की वजह से हमारी प्लेट में खाना आता है। एक दिन के लिए हम इनका ख्याल रख सकते हैं या नहीं रख सकते? तो सारे वॉलंटियर से अपील है, किसान भाइयों को जो जो सहयोग चाहिए, जो जो हेल्प चाहिए वो हेल्प कर दीजिए और मिलकर प्रोटेस्ट करते हैं जंतर मंतर में। इससे ब्यूटीफुल क्या हो सकता है? इस देश का किसान और इस देश का स्टूडेंट एक साथ प्रोटेस्ट कर रहा है, एक ही धरती पर। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दिपके, ये जंतर मंतर पे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इस दौरान हजारों लाखों की भीड़ वहां पे थी, लेकिन अभिजीत दिपके ने एक मुस्लिम शख्स का नाम लिया। क्यों? क्योंकि ये वो मुस्लिम शख्स है जो पिछले 4 दिनों से लगातार वहां पे जो भीड़ इकट्ठा है उनको अपनी जेब से खाना खिला रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको बेचारा खिला दे रहा, लेकिन उससे जितना बन पा रहा है, अगर उसके पास 10 थाली है तो 10 थाली खाना लेके वो आ रहा और उसको कोई फंड नहीं कर रहा। वो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मेंटेन कर रहा, कायम कर रहा, और ये इस देश की दोस्तों सच्चाई है। और बाकी तो कुछ ऐसी खबरें अब आप सुनिए, आप ताजुब करेंगे। किसी देश की नेशनलिटी की पहचान कैसे होती है कि वो भारत का नागरिक है? आधार कार्ड अगर भारत का है तो, और पूरी दुनिया में अगर नेशनलिटी की पहचान है तो कैसे? पासपोर्ट। जहां का पासपोर्ट आदमी वहां का नागरिक। लेकिन अब एमईए ने कहा है कि पासपोर्ट भी यह सबूत नहीं देता कि आप भारतीय हैं। मतलब अब बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि आप भारतीय हैं, इस बात का तब सबूत क्या? चूंकि कुछ टाइम पहले आधार कार्ड को भी ये कहा गया कि भाई जरूरी नहीं कि आधार कार्ड है तो आप भारतीय हैं, फिर पासपोर्ट को भी कहा गया, तो फिर क्या सबूत हो सकता है? अगर इसका जवाब भी सरकार दे देती तो हमारे जैसे पत्रकारों को, आप जैसे आम जनता को बड़ी आसानी हो जाती। बहरहाल इसका जवाब सरकार नहीं देगी, और क्यों नहीं देगी आपको पता है। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी बात करें।